न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आपको लगता है कि कल और आज में बहुत बड़ी खबरें हुई हैं। आपको लगता है कि ये खबर इतनी बड़ी है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा किस पर? इन दो खबरों पर जो कि कल हुई और आज हुई। और इन खबरों को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सही दिशा में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, तमाम टीवी चैनल इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस पर चर्चा करें। तो आप यहां पर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि असल चर्चा का मुद्दा क्या है, क्योंकि जब तक आप उस मुद्दे पर जाकर चर्चा शुरू करेंगे तब तक वो काम पूरा हो चुका होगा। जी, यहां पर मैं बात कर रही हूं जिस तरह से बीजेपी ने प्लानिंग की हुई है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल जो भी चर्चा कर रहे हैं वो तमाम मुद्दे बीजेपी के इस वक्त दिए हुए हैं। अब कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहा है जो बीजेपी नहीं जानती है, उसके नेता नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से आपको किस खबर में फंसाए रखना है और किस तरह से अपने असल मकसद तक पहुंच जाना है। चुनावी बॉन्ड की बात करें या फिर आज कांग्रेस के खातों के सील होने की बात करें, आप कहेंगे ये दोनों चीजें बहुत बड़ी हुई हैं। इन दोनों मुद्दों की वजह से बहुत कुछ चर्चा बनती है, बहुत कुछ एक्सपोज हो गया है, ऐसा खुलासा सामने हो गया है कि अब क्या करेगी बीजेपी। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको बताया था कि चुनावी बॉन्ड महज अभी एक दिखावा है। असल असर जो होना था वो कुछ महीने पहले होता है। दूसरी बात, आज चुनावी बॉन्ड की कल खबर आई और आज कन्हैया कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि चुनावी बॉन्ड की कल खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया और आज कांग्रेस के खाते सील हो जाते हैं रिटर्न ना भरने की वजह से, आयकर विभाग की तरफ से। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर कांग्रेस के नेता जाकर के खाते वापस से खुलवा लेते हैं। लेकिन क्या हासिल हुआ इस बीच में, आप ये सोचिए। हासिल ये हुआ कि जिस असल खबर पर आपको चर्चा करनी थी वो हट गई। जैसे कि यहां पर हम बात करें तो किसान आंदोलन की तस्वीरें जो है वो बहुत अहम है, उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है इस वक्त, ये सोचिए। क्या है वो खबर जो कि बार बार आपकी नजर से हटाई जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश भर में कई जगह पर आंदोलन शुरू हो चुका है, लेकिन कवरेज उस स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। जी, वही एक अहम मुद्दा जो आपके देश के लोकतंत्र को हिला रहा है। बार बार उसे जगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं यहां पर ईवीएम की। ईवीएम को लेकर यहां पर तस्वीर जो है वो असल मुद्दा है। ईवीएम पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन क्या वो तब तक आ जाएगा ये भी देखना होगा। चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी बात यही है कि यहां पर आज की इस तस्वीर में ये जानना जरूरी है कि कौन इस वक्त सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष यही नहीं समझ पाएगा कि इस वक्त बीजेपी उन्हें किन मुद्दों पर उलझा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त पैसा है, अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत नेता हैं, कई मुद्दे हैं, टीवी चैनल्स पर खबर लगाने की भी बड़ी अच्छी कला उन्हें आती है। और यहाँ पर आपको और उन लोगों को जो ये चाहते हैं या ये समझते हैं कि इस देश में एक बेहतर लोकतंत्र रहे, तो ये सोचने की जरूरत है कि असल मुद्दा क्या है, उससे क्या वाकई में भटकाया जा रहा है या कुछ और हो रही है तस्वीर। तो ईवीएम पर किस तरह से ये तस्वीर आगे बढ़ रही है ये मैं आपको बता दूं कि कैसे पूरे इस मुद्दे को साइड किया जा रहा है। आइए पूरा ये क्या खेल है इसे समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी से, क्योंकि वो शायद आपको ये समझा पाए कि किस तरह से इस वक्त बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है। सर, ये जो बात अभी मैंने कही है कि किस तरह से ईवीएम का अहम मुद्दा है जो कि कहीं अलग थलग होकर के पड़ रहा है, बावजूद इसके कि इसको लेकर देश भर में कई जगह आवाज उठने लगी है, लेकिन चुनावी बॉन्ड और खाते सील होना और उसी के साथ किसान आंदोलन की तस्वीर सामने आना, चुनाव से ठीक पहले इस तरह के मुद्दे कितने सही हैं, क्योंकि असल मुद्दा इसमें मेरी नजर में तो सर ईवीएम है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ईवीएम है, साथ में जो 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है उसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उनमें राम मंदिर पिछले दिन किया, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो राम मंदिर
पूरे देश में राममय हो जाएगा और हिंदू हिंदू वोटर बीजेपी में चला जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा तो टाँय फिस हो गया, मतलब मैं राम के लिए, राम महान है और हमारे पूज्य हैं, लेकिन ये जो मुद्दा उन्होंने बनाया था वो खत्म हो गया। अब ऐसे में उनको नई चीजें लाने की जरूरत थी। अभी जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं नीता जी, मैंने राजनीति को बड़े करीब से देखा है, इतने करीब से देखा है कि मैं आपको और क्या बताऊं। तो ये किसी भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी के लिए ये जो 5-6 हजार करोड़ रुपए का ये चुनावी बांड से पैसा इकट्ठा किया गया, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। 5,000 करोड़ प्रधानमंत्री बना जाए अगर मुझे, तो मैं तो 25 मिनट में जो है 50,000 करोड़ इकट्ठा कर दूंगा टेलीफोन से। और ये मैं तो एक उदाहरण मजाक में दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा आसान है। उनके लिए 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ किया है, उनके लिए 5,000 करोड़ का चुनावी बांड क्या मतलब है। वो तो 5,000 करोड़ ऐसे ही बांट दें। पीएम केयर फंड का कितना पैसा है, जाने कितने हजार लाख करोड़ है, वो हमको कभी अब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हो गया। क्योंकि आरटीआई में जब अगली साल लाएंगी तो पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, जिसमें चीन से भी पैसा आया, बहुत सारी चीजें इसमें। अब देखिए मुद्दे कैसे उलझाए जाते हैं। अभी जैसे कल मुद्दा उलझाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में है, बहुत सारे कांग्रेस के या बहुत विपक्षी दलों के प्रवक्ता इस बात में उलझ गए कि इसमें चीन की जो अलीबाबा कंपनी है उसने भी शायद डोनेशन दिया है, या चीन की कुछ और कंपनी। तो इन सब में मोदी जी चाहते हैं कि ये सब करो, क्योंकि ये मुद्दा मुख्य नहीं है उनके लिए। 5,000 करोड़ उनका जब्त भी हो जाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब उनका चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा, और जब भी वो बैलेट पेपर से होगा तो नरेंद्र मोदी को पता है कि वो, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूं, जिस ढंग से वो एक बनाने की कोशिश करते हैं, साइको गेम खेलते हैं 400 पार, तो मैंने भी उनका जवाब मिला था कि अब की बार 108 पर बंटाधार, लेकिन वो बंटाधार तभी हो सकता है जब ईवीएम का उपयोग ना हो। और सुप्रीम कोर्ट अगर जिस ढंग से चुनावी बांड इन्होंने दिया है निर्णय, उसी तरीके से अगर इन्होंने ये निर्णय दिया ईवीएम पर, देखिए ईवीएम पर आपके दिल्ली शहर में जितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो अभी मुझे भी कल न्योता मिला कि वो महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, 2 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं उनको मतलब उनका आभार व्यक्त करता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए उन दोनों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है। उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को आगे। सर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 160 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी कमजोर थी, और इस बार उन्हीं सीटों का गणित वो ठीक करना चाहती है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में 370 और 400 पार की बात कर दी है, इसके गणित को बनाने की लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। भले वो आंकड़ों में बिलीव ना करते हो, लेकिन आंकड़ों का खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। यहाँ पर आपको ये नहीं लगता है कि इस बार इन्होंने बहुत सारे राज्यसभा के चेहरों को लोकसभा में उतारने की बात की है, चुनाव लड़वाने की बात की है, वहीं पर कितने सारे दलों को तोड़ने की बात की है, वहीं चुनावी बॉन्ड जैसा मामला, ये एक ऐसा फैसला सामने आ जाता है ठीक उस वक्त में जब और भी बहुत कुछ होना जरूरी है, जहां पर जोड़ तोड़ चल रहा है और भी तरह की कवायदें चल रही है। कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है दिल्ली में, कल और परसों, और अंदर वो क्या फैसले लेंगे इसको लेकर कोई बहुत बड़ी कवरेज। देखिए अंदर वो कार्यकारिणी में जो बैठक हो रही है ना, उसके फैसले तो वो तो कार्यकारिणी की बैठक, वो तो एक प्रेरित करने के लिए नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। एक्चुअली उसमें जो बैठकों जो फैसले लेती है भाजपा, उसका कार्यकारिणी की बैठकों से बड़ा मतलब नहीं होता, उसका 2 या 3 लोगों से ही मतलब होता है। नरेंद्र मोदी का मतलब होता है थोड़ा, अमित शाह का मतलब होता है, नड्डा को आधा बता दिया जाता है, और एक दो डोभाल साहब को पता, ये 3-4 लोगों को ही पता होता है। और उसके बाद जैसे सेना का जनरल आदेश करता है कि भाई वहां पर उस बॉर्डर में लग जाओ जाके, तो
तो वैसे ही हिरेन जोशी जो उनके मीडिया के हेड हैं, उनको मालूम होता है कि ये हमें अगले 1 साल 2 महीने तक मैटर देना है। इंडिया अलायंस टूट गया, इंडिया अलायंस भरभरा के गिर पड़ा, इंडिया अलायंस खत्म हो गया। ये खबरें हिरेन जोशी रोज देते हैं मोदी मीडिया को और वो चलता है। उसी तरीके से ये अमित मालवीय को भी मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो कार्यकारिणी की बैठक तो सारी फिजूल है मेरे अनुसार, वहां कुछ लेना नहीं है। उनको बस ये समझाना होगा कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के कि भाई अगर आप लोगों की टिकट हम किसी की काट रहे हैं तो इतना ध्यान रखना कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। इस समय ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, कहीं ये चल रही है, लेकिन किसान आंदोलन पर पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा केवल 2 मंत्री लोग लगे हुए हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा अभी 18 को है, अभी थोड़ा और आगे चलेंगे, आगे थोड़ी डेट मिलेगी और डेट बढ़ाते बढ़ाते आचार संहिता अभी मार्च में लगने वाली है, वहां 8 मार्च से कुछ ऐसा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग आएगा सामने। ये भी करेंगे कि किसान को राजपत्र गजट में दे देंगे कि हमने आपकी एमएसपी की मांग मान ली और उसकी गारंटी दे देंगे, लिखित भी दे सकते हैं जैसे राजपत्र कपिल सिब्बल ने दिया था रामदेव को। लेकिन चुनाव आयोग आ जाएगा और चुनाव आयोग रद्द कर देगा कि चुनाव के समय ये की गई घोषणाओं से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए जो किसानों को आपने, तब ये बोलेंगे कि भाई हम अगली सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो इनका प्रमुख खेल क्या है, ईवीएम और किसान आंदोलन को खत्म कर। किसान आंदोलन खत्म होने से इनके, देखिए ईवीएम का इस्तेमाल ये कैसे करते हैं, कोई 100% तो ईवीएम का इस्तेमाल करते नहीं, कुछ परसेंटेज पर ये करते हैं। जो आपने अभी बोला ना कि 150 के अगल बगल इनकी सीटें कमजोर हैं, तो इन्हीं 150 सीटों पर ईवीएम का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और वैज्ञानिक ढंग से ये करेंगे। इस बात को देश तक पहुंचनी नहीं चाहिए, इसलिए ये फांस रहे। अभी 210 करोड़, अरे भाई 50 साल रही है सत्ता में कांग्रेस, 210 करोड़, 1000 करोड़ उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला हुआ है, 1028 करोड़ कांग्रेस को। तो अब 210 करोड़ की वजह से आपने उनके खाते सील कर दिए। कांग्रेस के खाते सील करना एक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी और आरटीसीएल एकदम बिजी हो गया, पूरा धरे देखा, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, इनकम टैक्स पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा, और ईवीएम पर असल जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तथा इस समय देखिए आज हरियाणा में थे, उन्होंने किसान आंदोलन की बात नहीं की। क्यों नहीं की? किसान आंदोलन की बात मैं आपको सूचना दे दूं, मेरे 30,000 आंसू गैस के गोले मंगाकर दिल्ली पुलिस ने रखे हुए हैं। अभी क्या करना चाहते हो आप जो ये आंसू गैस के गोले बरसा रहे हो, देखिए इसका भी कोई कारण नहीं। इसमें आंसू गैस का गोला बरसाते हैं और सारा ही उसमें आ जाता है, सोशल मीडिया में जनता बिजी हो जाती है। तो शहरी लोग बोलते हैं कि किसान लोग गंदे हैं और ये कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट बंद कर देते हैं, हमें ऑफिस जाने समय जाम कर देते हैं, मेरे बच्चों का इम्तिहान हो रहा है, बच्चे आजकल इंटरनेट से पढ़ते हैं, वो पढ़ाई बंद हो रही। तो शहरी बनाम गांव का भी युद्ध करा देते हैं ये कि अब शहरी बनाम का अब 200 किलोमीटर ये निकल के आता है। कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि कांग्रेस के खातों को सील करने की बात सामने आ जाती है आयकर विभाग में रिटर्न ना भरने को लेकर। लेकिन वहां पर ईवीएम के मैन्युफैक्चरर कौन है, जिसको लेकर के अमित शाह के साथ ये पूरा एक कनेक्ट बनता है, और बावजूद इसके उस पर उतने सवाल नहीं उठते, उस पर उतना एक्शन अभी तक नहीं हुआ है पिछले इन 10 सालों में, जिसमें से खास तौर से पिछले 5 साल से ईवीएम को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ईवीएम को लेकर के आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ईवीएम यहाँ पर ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ईवीएम ही है। देखिए इस समय अब इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर केस सॉल्व हो जाए, उससे देश में कोई बड़ा फर्क। बीजेपी के नेता
ही उसके डायरेक्टर है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि ईवीएम बनाने वाले बीजेपी के डायरेक्टर हैं। हाँ, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ये इनके भारतीय जनता पार्टी के 3 या 4 डायरेक्टर्स हैं। तो ये प्रश्न सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उठाया, सिर्फ सुरजेवाला ने नहीं, उनके भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्य सुब्रमण्यम स्वामी सांसद हैं, उन्होंने बोला कि ये जो ईवीएम बनती है वहां तो 3-4 डायरेक्टर आपने बनाए। अच्छा, सिर्फ ईवीएम में नहीं, मैं आपको बताऊं विनीता जी, बड़ा साधारण सी बात है, मैं जब फेसबुक में कविता डालता हूं, मैं अपने फेसबुक में कोई कविता डालता हूं तो उस कविता को 400-600 लोग लाइक करते हैं, लेकिन जब मैं मोदी जी के खिलाफ कोई भी एक चीज डाल देता हूं तो उसकी रीच 0 हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर और इन सारी जगह पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। तो ईवीएम के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पूरी तरीके से वहां पर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मोदी जी के हैं, मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स ही मोदी जी के हैं, तो ये सवाल बड़ी तेजी के साथ उठना चाहिए कि हम देश में कुछ भी कर लें मगर ईवीएम से ही आपको सरकार, हम बैठ के अब योगेंद्र यादव एंटी इनकम्बेंसी पर बात करें और अभय कुमार दुबे बात करें कि अभी ये मोदी जी नहीं चल पा रहे हैं, उनका खेल ये हो गया, हम तमाम पत्रकार लोग बात करते रहें, लेकिन खेल एक्चुअली ईवीएम से जब हो जाएगा तो अब हमारे पास जो 2 महीने का समय है, इसमें हमें उन आंदोलनों से, देखिए अभी जैसे ये न्याय यात्रा हो रही है या दूसरी यात्राएं, ये जो इनके नेता लोग हैं, हर पार्टी के लोगों को एक सेल बनाना है। मैं बार बार सलाह देता हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग एक सेल बनाइए और वो से केवल रोज ईवीएम पर बात करें आपके सोशल मीडिया में, चाहे वो ममता का हो, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे कांग्रेस के हो, वो लोग अपने सेल बनाएं और रोज 8-10 लोग बैठे कमरे में और ईवीएम के खिलाफ वातावरण नहीं बन रहा है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा, ये 2 एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बड़ा कदम उठाया है और कल एक उसमें और भी कई संगठन जुड़ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे तो कल हम लोग इस पर शाम को बात भी करेंगे। तो वो कई संगठनों ने सीधे, एक व्यक्ति ने तो साफ साफ बोल दिया है कि ईवीएम का उपयोग ही इलीगल है, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली में विनीता जी, हम साइबर चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारी वोटिंग में, तो ये हमारे कानून में है, संविधान में है। तो उसके बाद जहां पर कंप्यूटर का उपयोग होता है, जी हाँ, मैं सुधार लूं अपनी बात, जहां पर कंप्यूटर का उपयोग होता है उसका प्रयोग हम वोटिंग के लिए नहीं कर सकते, और ईवीएम में कंप्यूटर है, ये हमारे यहाँ हमारे संविधान में शामिल है, मगर उसको इतने दिन से कोई उस पर बात नहीं होती। अब बात हो रही है, तो ऐसे में किसान आंदोलन के जो बमबारी है वो उभारी जा रही है, और कांग्रेस में आपने जाके छापा डाल दिया, अकाउंट सीज कर दिया। अरे क्या अकाउंट सीज कर दिया, बहुत सीरियस मैटर है ईवीएम का। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत जरूरी बात है ये समझना कि हमारे देश में अगर हमारे देश की जनता ईवीएम पर सवाल उठा रही है और कई जगह से इसको लेकर एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बहुत सीधे तौर पर बनती है कि जिस चीज पर शक है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए उस चीज पर बाकायदा जांच भी होनी चाहिए और उस पर कोई कड़े फैसले भी होने चाहिए। क्योंकि अगर ईवीएम पर यानी चुनाव की प्रणाली पर ही शक हो गया तो फिर चुनाव किस काम का बचा, ये अपने आप में बहुत अहम बात है। और चुनाव की प्रणाली इस वक्त बहुत ज्यादा शक के घेरे में नहीं है, बल्कि कई बड़े सवालों के घेरे में आ चुकी है। और इस पर सोचने की ये बात है कि चाहे चुनावी बॉन्ड की खबर हो, चाहे खाते सील करने की खबर हो, चाहे किसानों की खबर हो, तमाम इन खबरों के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि अगले 5 साल के लिए आपकी देश की सत्ता क्या वाकई में ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी के हाथ में जा रही है, ये सोचने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए